रात के 12 बज चुके हैं। सतीश को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो हॉल में आकर बैठता है। तभी उसके मोबाइल पर सुनीता का मैसेज आता है। सतीश चौंक जाता है। सुनीता उसके साथ चैटिंग करने लगती है। सुनीता मैसेज टाइप करती है। कैसे हो सतीश? तब सतीश मैसेज टाइप करता है, कौन हो तुम? अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुनीता। लेकिन तुम मुझे मैसेज कैसे कर सकती हो? तुम कोई और हो। नहीं, मैं सुनीता ही हूँ। सतीश डर जाता है। उसे बंगले के गेट खोलने की आवाज आती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी डोर बेल बजती है। सतीश बहुत डरा हुआ होता है। डोर बेल जोर से बजने लगती है। सतीश दरवाजा नहीं खोलता। फिर उसे खिड़की के कांच पर एक चुड़ैल का साया दिखता है। थोड़ी देर बाद वो साया गायब हो जाता है। लेकिन सतीश डर के मारे रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन सतीश सिक्योरिटी गार्ड को पूछता है, अरे रात को फोन बंद क्यों था तुम्हारा? नहीं साहब, मेरा फोन तो चालू था। रात को गेट के अंदर कोई आया था? नहीं साहब, मुझे तो कोई नहीं दिखा। क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर अगली 2-3 रातें सतीश को ऐसे ही सुनीता के मैसेज आने लगे और खिड़की में किसी का साया नजर आया। सतीश ने मेघना को मिलने के लिए बुलाया। तब मेघना कहती है, क्या हुआ सतीश? तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है? मुझे मोबाइल पर सुनीता के मैसेज आ रहे हैं। वो रोज रात को आकर डोर बेल बजाती है और दरवाजा ना खोलने पर खिड़की में खड़ी हो जाती है। ये क्या कह रहे हो तुम? सुनीता तुम्हें मैसेज कैसे कर सकती है? दिखाओ तुम्हारा फोन मुझे। ये देखो, एक भी मैसेज नहीं है। तुम्हें वहम हुआ होगा। तुम ज्यादा मत सोचो। एक बार वहम हो सकता है मेघना, बार बार नहीं। वो सुनीता ही है। लेकिन सुनीता को तो हमने ही मारकर उसकी लाश को नदी में डाल दिया था और उसके फोन का सिम कार्ड तोड़कर वो भी फेंक दिया था। तो सुनीता मैसेज कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी सतीश के मोबाइल पर फिर से मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि आज रात मैं फिर आऊंगी। अब वो मेघना भी मैसेज पढ़ती है। तब सतीश कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, सुनीता ही मैसेज कर रही है। वो चुड़ैल बनकर हमसे बदला लेना चाहती होगी। अब क्या करें हम? आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। ठीक है। उस रात को फिर से चुड़ैल सुनीता उन दोनों को खिड़की में दिखाई देती है। मेघना एक तांत्रिक को फोन करती है और कहती है, हेलो तांत्रिक बाबा, मैं मेघना बात कर रही हूँ। मेरे दोस्त के घर में एक चुड़ैल का साया है। क्या आप अभी आकर कुछ कर सकते हैं? ठीक है, आप मुझे अपना पता भेज देना, मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर में तांत्रिक सतीश के घर पहुंचता है। ये चुड़ैल आपको पहले भी कभी दिखी थी, जो आपका पीछा करते करते आपके घर तक आ गई है? और कितने दिनों से ये सब हो रहा है? जी 2 दिन हो गए और मुझे पहले तो कभी नहीं दिखाई दी कोई चुड़ैल। जो बात है मुझे सब सच बताइए, नहीं तो मैं कोई भी उपाय नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि वो चुड़ैल मेरी पत्नी सुनीता है और मेघना मेरे एक ऑफिस में काम करती है। हमारे बीच प्यार हो गया था। एक दिन सुनीता ने मुझे कहा कि वो काम से चेन्नई जाने वाली है। मुझे और मेघना को एक साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका था। सुनीता 2 दिनों में वापस आने वाली थी। सुनीता के जाते ही मेघना घर आ जाती है। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी ही देर में सुनीता उसकी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वापस आ गई। सुनीता ने मुझे और मेघना को एक साथ देख लिया और वो गुस्सा हो गई। गुस्से में हमें भला बुरा कहने लगी। फिर मैंने भी गुस्से में आकर उसे मार दिया और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। मुझे लगता है कि वो अब हमसे बदला ले रही है। उसी वक्त चुड़ैल सुनीता घर के अंदर आ जाती है और मेघना के शरीर में प्रवेश करती है। वो तांत्रिक को वहां से भाग जाने को कहती है और तांत्रिक भाग जाता है। सतीश देखता है तो उसे मेघना की जगह सुनीता नजर आती है और वो कहता है, क्यों तंग कर रही हो मुझे? मैं मेघना से प्यार करता हूँ। एक बार मैंने तुम्हें मार दिया था और तुम वापस आ गई। आज नहीं बचोगी। फिर सतीश मेघना को सुनीता समझकर मार देता है। मेघना की मौत हो जाती है और चुड़ैल सुनीता उसके शरीर से बाहर आ जाती है और वो बहुत ही उदास हो जाता है और खुद भी
खुदकुशी कर लेता है। आपने मेरे बेटे का इलाज अच्छे से नहीं किया। तब संजय ने दवा उठाकर देखी और कहा, इसको गलती से एक गलत दवा दे दी है। अब क्या होगा? दूसरी दवाई देकर ठीक कर देता हूँ। मैं सीनियर डॉक्टर से आपकी कंप्लेंट करूंगी। मैं जा रही हूँ। बच्चे की माँ सीनियर डॉक्टर को लेकर आई। बड़े डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को गलत दवाई दे दी इस डॉक्टर ने। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं अभी आपके बेटे को ठीक करता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारा ट्रांसफर अभी करता हूँ, रुक जाओ तुम। उसका ट्रांसफर होशियारपुर में करा दिया गया और वो वहाँ ट्रेन से पहुँच गया। संजय होशियारपुर गांव में पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक खंडर है। किसी भी तरह से वो अस्पताल तो नहीं लग रहा था। मोहन उनको गांव में मिला, वो इसी गांव में रहता था। चलते चलते दोनों बातें करते जा रहे थे। मोहन कहता है, डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आ गए? तो संजय कहता है, भाई सरकारी नौकरी है, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना पड़ता है। भाई तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? तब मोहन कहता है, डॉक्टर साहब यही कई 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर यहाँ काम है ही नहीं। इस अस्पताल में मरीज ही नहीं आते। यहाँ पर तो भूतों का इलाज होता है। 1 साल से कोई डॉक्टर भी यहाँ नहीं आया और जो भी आता है 2-4 दिन में भाग जाता है। मोहन की बात को मजाक समझकर संजय मिश्रा ने कर्मचारी को डांट दिया। चुप हो जाओ, झूठ बोलकर डरा रहे हो। डराओ मत मुझे, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। आप कुछ ही दिन में देख लीजिएगा, मेरे कहने से क्या होता है। संजय अस्पताल पहुँचा। वहाँ की हालत देखकर साफ सफाई के लिए कर्मचारी को बोला, मोहन हॉस्पिटल को साफ करो। लेकिन मोहन बोला, क्यों साफ सफाई करवाना चाहते हो? यहाँ कोई मरीज है ही नहीं। मोहन और संजय ने दिन भर बहुत मेहनत की और सफाई की, लेकिन सुबह दूसरे दिन पूरा का पूरा अस्पताल बिखरा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने वाला सामान लग रहा था ऐसा जैसे कि यहाँ रात में किसी का इलाज हुआ हो। संजय मिश्रा डर गया कि आखिर में सच क्या है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वो डरा हुआ था। दूसरे दिन संजय मिश्रा दिन में बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी अचानक वहाँ पे एक मरीज आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। संजय कहता है, आ जाइए, अंदर आ जाइए। तब उस पे मरीज कहता है, कृपया मेरा इलाज कर दो। मेरा एक पार्टनर था, इस अस्पताल बनवाने में उसने मुझे बहुत मारा। तब डॉक्टर संजय कहता है, ठीक है, आप लेट जाओ, मैं आपका चेकअप करता हूँ। आप अच्छे डॉक्टर हो ना, क्योंकि पहले वाला डॉक्टर लापरवाही करता था, जिसकी वजह से मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। संजय कहता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ, सबका इलाज बहुत ध्यान से करता हूँ। आप ऊपर लेट जाओ, अगर शरीर में चोट लगी है तो कपड़े निकाल लीजिए। मरीज कहता है, जैसा आप कहें डॉक्टर साहब। संजय सिरिंज में दवाई भरने लगा। जैसे ही नजर उठाकर देखा तो उसके हाथ से दवाई गिर गई। उसने देखा कि मरीज हड्डियों का ढांचा है, वो मरीज नहीं भूत था। संजय बेहोश हो गया और जब मोहन आया तो देखा संजय जमीन पर गिरा हुआ है और वहाँ कोई ना था। तब मोहन कहता है, लगता है डॉक्टर ने कोई भूत देख लिया है। एम्बुलेंस से संजय को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। दूसरे शहर में संजय का इलाज चल रहा था। इसीलिए कहते हैं कि लापरवाही से कोई काम करने से किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए कोई काम लापरवाही से ना करो, ना किसी को करने दो। नकली बहू। एक गांव में सुधा नाम की एक औरत रहती थी। उसे टीवी सीरियल देखने की लत थी। सीरियल को मिस ना करने के चक्कर में वो खाना जल्दी जल्दी बनाकर उसे बिगाड़ देती थी। उसे खाने के लिए उसका पति रमेश और बेटा विकास बहुत तकलीफ उठाते थे। सुधा उनके कमीज पर इस्त्री रखकर भूल जाती थी और टीवी सीरियल देखने में मशगूल हो जाती थी। वो दोनों नए कमीज खरीदते खरीदते तंग आ चुके थे। सुधा का पसंदीदा सीरियल था पगली सास और प्यारी बहू। खासकर उस सीरियल में बहू रेखा से उसे बहुत प्यार था। एक दिन सुधा अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, उस लड़की को सास से कितना प्यार है। सवेरे सास को प्रणाम किए बिना कोई काम नहीं करती। सास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती है। अपने पति की कमाई भी सास को देने के लिए ही कहती है। यदि वो लड़की मेरी बहू बन जाती है तो मेरा जन्म सफल हो जाए। तुम किसी तरह रेखा से जल्दी शादी कर लो बेटा। क्या बात करती हो माँ, आजकल तुम्हें टीवी सीरियल और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं दिखता। वो एक एक्टर है, वो टीवी सीरियल में रेखा का किरदार निभा रही है। वो वही करती है जो राइटर लिखता है। वो सब सच नहीं है माँ। क्यों बेटा, अब मुझे कहानी सुना रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरी रेखा नाटक कर रही है। क्या तुमने कभी देखा है कि उसके आंखों में सास के लिए कितना प्यार और इज्जत है जब वो उनके पैर दबाती है? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम मुझसे शादी करते हो या मैं मर जाऊं?
विकास सर पकड़ लेता है। रेखा को ढूंढते हुए वो मुंबई गया। सुधा बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद विकास रेखा से शादी करके उसे घर ले आया। माँ, ये जिस दूसरे सीरियल में काम कर रही थी वहाँ शादी का मंडप लगा था। पैसे बचाने के लिए हमने वही शादी कर ली। अच्छा किया बेटा, यकीन नहीं आता ये सपना है या सच। बेटी एक बार मुझे चिमटी काटना। रेखा ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से चिमटी काटी। हाय रे, मैं मर गई, अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया। सुधा अंदर जाकर आरती की थाली लेकर आती है। विकास सुधा के पैर छूता है। मेरी कमर में अकड़ आ गई है तो मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं ले सकती। वैसे इस मॉडर्न जमाने में ये धक्के रिवाजें क्या है? सुधा दंग रह गई। सुधा रेखा से कहती है, बेटी उस सीरियल में तुम अपनी सास को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती हो ना। परसों ही एक सीरियल में खीरा हॉट डॉग खाते हुए देखा था मैंने। उसे खाने के लिए बहुत तरस रही हूँ। बेटी जरा बना दोगी? उसमें क्या है माँ जी, अभी लाती हूँ। कहकर रेखा चली गई। और थोड़ी देर बाद रेखा 2 कुत्तों को लेकर आई। ये लीजिए माँ जी, आपका हॉट डॉग। धूप में बहुत देर से घूम रहे थे तो गर्म हो गए थे, अब खाइए। सुधा हैरान होकर, ये क्या मजाक है बेटी? क्या तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी सास हूँ? और नहीं तो क्या, मैं आपकी बहू हूँ, बावर्ची नहीं। ऊपर से हॉट डॉग चाहिए। हॉट डॉग? उसे YouTube में देखो, सीखो, बनाओ और खाओ। मैंने कभी जिंदगी में रसोई में पैर भी नहीं रखा है। सुधा हैरान हो गई। एक और दिन सुधा, रेखा बेटे तुम मेकअप तो अच्छा बना लेती हो, हमें शादी में जाना है, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? रेखा सुधा का मेकअप करती है। उसके पूरे गाल लाल कर देती है और आँखों की चारों ओर काजल फैला देती है। दोनों शादी में गए। सुधा को देखकर दूल्हा दुल्हन भूत भूत कहकर भाग गए। दुल्हन की माँ सुधा से, ये क्या बनकर आई हो सुधा, तुम पागल हो गई हो क्या? कहकर सुधा को आईना दिखाती है। आईने में खुद को देखकर, ये क्या है बेटी? मुझे बस इतना ही आता है, मुझे मेकअप करवाना आता है, करना नहीं। एक दिन सुधा टीवी देख रही थी। रेखा ने आकर टीवी बंद कर दिया। ये क्या है 24 घंटे टीवी? हाँ, क्या घर में थोड़ी देर के लिए आराम भी नहीं कर सकते? ये क्या बेटी, मैं तो तुम्हारी ही टीवी सीरियल देख रही हूँ, यूँ क्यों चिढ़ रही हो? मुझे उस टीवी सीरियल से ही नफरत है। पैसों के लिए ही करना पड़ता है, वरना उस पागल सास की सेवा करूँ और मैं। हाँ, सुधा को जोर का झटका लगता है। एक दिन विकास सुधा के हाथ में पैसे देकर, ये लो माँ, मेरी तनख्वाह। तभी रेखा ने आकर उसे छीन लिया और बोली, तनख्वाह माँ को दे रहे हो, एक पाँव कब्र में है, अब ये पैसे का क्या करेगी? अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। अलमारी की चाबी भी मुझे देकर एक कोने में बैठकर राम नाम की जाप करते रहो। सुधा को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे नहीं जानती। कहकर कोने में पड़ा झाड़ू उठाया। तुम भी मुझे नहीं जानती। कहकर कोने में पड़ा घड़ा उठाया। दोनों लड़ने ही वाली थी कि विकास ने उन्हें रोका। सुधा विकास से, बेटा ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसे बहू बना के लाने को कहा। सीरियल में बड़ी एक्टिंग करती थी, इसकी मीठी बातों को सुनकर मैं पिघल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये झगड़ालू औरत है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपनी पत्नी से मुझे बचा लो। कहकर रोने लगी। देखो माँ, इतने दिन तुम सीरियल में होने वाले घटनाओं को वास्तव समझकर भ्रम में रह रही थी, अब समझ गई हो ना? मेरी अकल ठिकाने आ गई बेटा, अब से मैं सीरियल को सीरियल की तरह ही देखूंगी, पर इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? विकास रेखा से, रेखा तुम वाकई में एक बहुत बेहतरीन एक्टर हो। मेरी बात मानकर मेरे घर आकर नाटक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, अब तुम जा सकती हो। क्या ये सब नाटक था? जी हाँ आंटी, आपके बेटे ने आकर मुझे आपके बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गई। मेरे लिए तो टीवी, सीरियल, सिनेमा या घर सब समान है। परफॉर्मेंस करती हूँ और पेमेंट लेती हूँ। चलती हूँ आंटी। कहकर चली गई। शुक्र है अब कभी सीरियल के चक्कर में नहीं पड़ूंगी बेटा। फिर उस दिन से सुधा सिर्फ कुछ सीरियल देखकर घर का काम करने लगी और बेटे के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगी।